फ्रेंड्स, सिंह जीएस एकेडमी एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में मैं अंकित सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की 11वीं की इकोनॉमिक्स की शुरुआत करने वाले हैं उसके पहले लेसन से, जिसमें हम इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे जो सन 1950 से लेकर के 1990 तक बनाई गई थी। सन 1990 तक की जितनी भी नीतियों का बेस रहा है, क्यों बनाई गई, क्यों उनकी आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में यूपी द्वारा एक पीईटी नाम की परीक्षा की घोषणा की गई है, जिसमें इकोनॉमिक्स के कुछ सिलेबस दिए गए हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो यदि उसकी शुरुआत हम यहाँ से करें तो हम उसके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। उस सिलेबस का जो पहला टॉपिक है उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की गई है, और यह जो चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, यह उस घटना से पहले का विवरण है। तो यदि हम बेस से जान जाते हैं तो हम उन रिफॉर्म को क्यों करना पड़ा था, क्या उनकी जरूरत थी, इससे भी बेहतर से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से रिफॉर्म 1990 तक लाए गए आजादी के बाद, मतलब 1947 के बाद से। तो पहले दोस्तों हम अपने टॉपिक पे जान लेते हैं। हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। जिस दिन स्वतंत्रता हमें मिली थी उस दिन हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ स्टैंड कर रही थी, हम किस पोजीशन पे थे, हम इस बारे में बात कर लेते हैं। तो परिचय देख लेते हैं दोस्तों। हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ। हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। 1600 और 1602 दो ऐसे टाइम हैं जिस पे अक्सर हमें विवाद मिलता है। कुछ बुक्स में हमें सन 1600 में बताया जाता है, कुछ कई ऐसी जगह पे हम देखे हैं कि 1602 भी लिखा हुआ मिलता है। सन 1600 ज्यादा बेहतर माना जाता है। दोस्तों, उस समय व्यापार करने की आई हुई एक कंपनी थी मात्र, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन सन 1757 में प्लासी का वार हुआ, और उस वार के बाद, उस युद्ध के बाद वो बंगाल पे अच्छा खासा कंट्रोल कर लेने वाली एक कंपनी बन जाती है। उसे कई सारे राइट मिल जाते हैं। तो वहीं से उनके व्यापारिक कार्यों की एक अलग ही लेवल शुरू होती है। अब इन अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश की जो आर्थिक नीतियां बनाई गई थी वो कुछ इस तरह बनाई गई थी कि भारत से जितनी भी अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें का मतलब क्या है, जिन चीजों को देख करके वो अट्रैक्ट हुए थे व्यापार करने, वो जिन चीजों को देख कर आए थे, उन्हीं चीजों पर उन्होंने अपना फोकस किया हुआ था ज्यादा से ज्यादा इंडिया से इंग्लैंड एक्सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड शहर में शुरू हुई थी। अब औद्योगिक क्रांति क्या होती है, तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज की स्थापना करना, मशीन बेस्ड प्रोडक्शन करना, मशीनों पर आधारित उत्पादन का काम कराना हमारा औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और यह सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंग्लैंड में। अंग्रेजों के लगभग आधी दुनिया के बराबर क्षेत्रों पे कब्जे रहे, नॉट ऑथेंटिक, मतलब आधी दुनिया कहा जाता है कि लगभग आधी दुनिया पर उनका कब्जा रहा। हर कॉन्टिनेंट में, हर जगह पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ था। तो इस तरह से वो जहां जहां पे उनका रूल हुआ करता था, उस रूल करने वाली जगह पे अपनी, और एक और बात बता दें, इसमें एक वर्ड आया है कॉलोनी। कॉलोनी वर्ड जो होता है उसका ये मतलब होता है कि जब कोई कंट्री किसी पर अपना अधिकार जमा लेती है, कोई बाहर से आया हुआ देश किसी दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है, तो दूसरा देश जो अभी उसका गुलाम हुआ है वो उसकी कॉलोनी कहलाता है। जैसे भारत पे इंग्लैंड का कब्जा रहा था कुछ लंबे समय तक, तो भारत को क्या कहा जाएगा, भारत को इंग्लैंड की कॉलोनी कहा जाएगा। बैक टू द पॉइंट, इंग्लैंड की बहुत सारी कॉलोनी थी और उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले शुरू हुआ था। तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए और अधिक डेवलप करने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी। रॉ मटेरियल किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसी उद्योग को चलाने के लिए प्राइमरी कंडीशन होती है। हमें कुछ बनाना है तो हमें कुछ इन्वेस्ट करना होता है, ये रॉ मटेरियल कहा जाता है। कोई चीज बनाने के लिए हम कौन सी चीजें यूज करते हैं वो रॉ मटेरियल होती है। तो इन ब्रिटेन वालों के पास, इंग्लैंड के पास पूरी दुनिया से रॉ मटेरियल पहुंचाए जाते थे। तो भारत से रॉ मटेरियल ले जाने के लिए ही उन्होंने सारे बंदोबस्त किए कि हम कुछ ऐसी नीतियां बनाएं, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि भारत की जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनके काम आ सकती हैं उससे इंग्लैंड मोड़ दिया जाए, और अपनी इकोनॉमी को, मतलब इंग्लैंड की इकोनॉमी को ज्यादा ग्रोथ किया जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अंग्रेजों के एक अधिकारी विलियम ब्रूस ने भी ये भी कहा था, जो कि एक समय वायसराय रहे भारत के। उन्होंने, विक्टर ब्रूस ने ये बात बताई कि हम यदि अपने साम्राज्य का, मतलब ब्रिटेन यदि किसी एम्पायर का कोई एक बड़ा हिस्सा खो भी देता है तो वो चल जाएगा, लेकिन यदि भारत को वो खो देता है तो इंग्लैंड का एम्पायर जो है, जो बड़ा एम्पायर है, वो समाप्त हो जाएगा। इस बात से ही पता चलता है कि भारत अंग्रेजों के विकास के लिए, उनके साम्राज्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट देश हुआ करता था। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी हिस्ट्री की बात कि पिछले समय में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी और सिचुएशन क्या थी उन दिनों। अभी वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है
वो 5वें 6ठे नंबर पे लगातार अप्स एंड डाउन देखती रहती है, कभी 5वें पे, कभी 6ठे पे, या कभी अगर ज्यादा डाउन होता है तो 7वें पर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में रैंकिंग में पाई जाती है। तो ये जो 6 दशकों में, लगभग 5-6 दशकों में जो सुधार हुए हैं, 47 के बाद से जो समय हमने बिताया है अपने आर्थिक सुधार करने के लिए, वो कैसे आया है, वो कौन कौन सी चीजें रही हैं, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। ठीक, तो दोस्तों हम अपने सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। तो हमारा दूसरा टॉपिक है औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न आर्थिक विकास, मतलब अंग्रेजों के शासन के दौरान जो लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, कम आर्थिक विकास हुए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारे पास विकास करने के ऑप्शन क्या क्या थे उस टाइम में। तो दोस्तों उस समय जो भारत था वो निम्न चीजों के लिए विख्यात था। उसमें हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें आएंगी, जैसे कि भारत कॉटन के लिए बेहतर माना जाता था। यहाँ पे जो कॉटन का उत्पादन होता था उसकी इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी डिमांड थी। और उस समय जैसे कि हम जानते हैं कि अखंड भारत की सिचुएशन थी, जैसे कि उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश भारत में ही आया करते थे। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के आसपास के क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार के कॉटन का उगाया जाता था जिसका नाम मलमल है, जिसे मलमल बोला जाता है। कॉटन की एक प्रकृति है। उस कपड़े को ब्रिटेन में बड़ी मांग की जाती थी, उसकी बड़ी डिमांड थी, क्योंकि वो एक बेहद मुलायम और नरम कपड़ा होता है जिसे अंग्रेज ऐसा मानते थे कि इतने अच्छे कपड़े की क्वालिटी है कि इसे सिर्फ राज परिवारों द्वारा ही यूज किया जाता था, इसलिए इसे शाही मलमल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज है कि भारत उन दिनों हैंड का, हाथ से बनाई गई चीजें, छोटी छोटी चीजें, स्टोन वर्क, पत्थरों के काम या फिर हीरे जवाहरात, इन चीजों की बनावट के लिए, उनकी कटाई के लिए काफी अच्छे अच्छे जो उद्योग थे हमारे यहाँ, इन चीजों के लिए प्रसिद्ध था और इसके लिए इसकी डिमांड थी। अंग्रेजों ने जब भारत में अपना प्रसार बढ़ाना शुरू किया, अपना प्रभाव बढ़ाया, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ के बिजनेस को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने जितनी भी नीतियां बनाई उसका कभी ये उद्देश्य न था कि उससे भारत को लाभ हो। जैसे यदि हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करें, सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, जो कि संख्या में कुछ ज्यादा नहीं थे, यदि उसकी बात की जाए तो उस समय जो प्रोडक्शन होता था मोस्टली हाथों से ही किया जाता था। मतलब कपास का उत्पादन करना, उससे धागे बनाना और हाथों द्वारा, उसको बुनकरों द्वारा उसे सिलाई की जाती थी, सिलाई बुनाई का काम होता था। अंग्रेजों ने जो इस पे नीतियां बनाई, उन्होंने अपने लाभ के लिए जो नियम बनाए थे वो ये था कि यहाँ से ज्यादा कॉटन को इंपोर्ट किया जाए और उसे ले जाकर इंग्लैंड में मशीनों द्वारा बनाया जाए और भारत भेज दिया जाए। अब सपोज करें कि यदि आप किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं और पूरी दुनिया में बिकती है, तो बिकेगी तो बदले में आपको कुछ पैसे मिलेंगे, तब तो आप ग्रोथ कर रहे होंगे, नो डाउट। लेकिन अगर आप पे कोई कंट्रोल कर ले, जबरदस्ती आपके घर पे कब्जा कर ले और आपके घर की चीज बिना पूछे, बिना कुछ आपको परमिशन दिए या फिर बिना कुछ आपको पे किए वो सारी चीजें उठाकर ले जाए अपने देश में और वहां से बना के आपसे कहे कि लो ये खरीद लो हमी से, तब आपके पास जो घर में बचा कुछ पैसा वो भी उसमें चला जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ की जो कॉटन थी उसे लेकर चले जाते थे। जाहिर सी बात है उनके कंट्रोल में जो क्षेत्र आते थे वहां के किसानों को उन्हें पे करने की जरूरत नहीं थी। पे किया तो कम करेंगे और यदि नहीं किया, जबरदस्ती से चाहें तो भी फसलें उगा सकते हैं। तो ये चीजें की जाती थी। तो रॉ मटेरियल उन्हें इजिली अवेलेबल हो जाते थे। मशीनें इंग्लैंड में पहले ही बन चुकी थी, तो वहां पे मशीनों द्वारा जो कपड़े बनाए जाते थे उनकी डिजाइन, उनका फैब्रिक, उनकी क्वालिटी भारत में हाथ से बनाए गए कपड़ों की तुलना में शानदार होती थी। तो अब जब कपड़े बन के आने लगे तो लोगों के पास दो ऑप्शन हो गए कि या तो भारत के बने वस्त्र लीजिए या फिर इंग्लैंड से जो बने बनाए शानदार कपड़े आ रहे हैं आप उसका इस्तेमाल करिए। तो जो लोग थे जो कपड़े खरीदने बाजार पहुंचेंगे तो अच्छी क्वालिटी देखेंगे और सस्ता पैसा देखेंगे। यदि कोई हाथ से बना के मेहनत करके कपड़े बेचता है तो उसकी कीमत ज्यादा रख सकता है, लेकिन कंपनी यदि बना के बेचेगी तो उसका कॉस्ट कम आ जाएगा, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार मशीनरी में होता है और मशीनरी कई दिनों तक चल सकती है, लेकिन जो हाथ से किया जाने वाला काम है वो लंबा मेहनत का काम है। इसलिए अंग्रेजों के कपड़े भारत के बनाए गए कपड़ों से सस्ते पड़ते थे। तो ऐसे करके धीरे धीरे भारत के जो व्यापार है, जो हस्तशिल्प के जो व्यापार थे, कॉटन का यहाँ का जो उद्योग था वो धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया। इसकी वजह से हमें अपने देश में डेवलपमेंट, आर्थिक विकास बेहद ही कम देखने को मिलता था। सारी नीतियां ऐसे बनाई गई थी कि भारत को बस यूज किया जाए एक रॉ मटेरियल को सप्लायर के रूप में, कच्चे पदार्थ की सप्लाई देने वाले देश के रूप में इसका यूज किया जाए। तो दोस्तों ये देखा हमने कि क्या क्या हमारे पास समस्याएं थी। तो अब इसके निपटारा के लिए यदि, क्योंकि अब उन्हीं का रूल था, तो व्यवस्था कैसी चलानी है इसकी जिम्मेदारी भी अंग्रेजी गवर्नमेंट पे बनती थी, इंग्लिश गवर्नमेंट पे बनती थी। लेकिन उन्होंने इससे बचाने के लिए, एक देश की, भारत की इकोनॉमी को ग्रोथ लाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। अब यहाँ के रहने वाले कुछ लोग या फिर कुछ ऐसे ज्ञानी, कुछ विद्वानों ने भारत की अर्थव्यवस्था की गिनती करनी चाहिए, उस पर काम करना चाहा।
तो भारत के दादा साहब नौरोजी, विलियम डिग्बी जैसे कुछ लोग हुए जिन्होंने इस पे आकलन करना सोचा, इसको एस्टिमेट करने का सोचा कि कैसे ग्रोथ रेट क्या है, कैसे बढ़ रही है। तब उनके ग्रोथ रेट से, उनके इस एनालिसिस से पता चला कि देश की इकोनॉमी बड़ी तेजी से नीचे गिर रही है। हालात ये थे कि उस समय जो देश की नेशनल इनकम थी वो मात्र 2% से भी कम थी, और पर कैपिटा इनकम देखा जाए, प्रति व्यक्ति जो उत्पादन या इनकम देखी जाए, तो आधे 0.5 के अराउंड उस समय ग्रोथ रेट थी उसकी। तो ये पता चलता है कि उनके इस यूज करने से, अंग्रेजों के इस बुरी तरह से देश को चलाने से, यहाँ की रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूटिलाइज करने की वजह से भारत की पर्सनल जो सिचुएशन है, भारत की इंडिविजुअल जो ग्रोथ रेट थी वो काफी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही थी। और इसे हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के समय में औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत का जो डेवलपमेंट था वो बहुत बुरे स्तर में था, कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इसका मेन मोटो था भारत को सिर्फ रिसोर्सेज की सप्लाई में ही यूज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज यहाँ से लिए जाए, रॉ मटेरियल लिए जाए और अपने देश इंग्लैंड की भलाई की जाए। पॉइंट थर्ड में हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। भारत की खेती में क्या हालात थे, भारत का जो उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा था, भारत में जो प्रोडक्शन का एक बड़ा काम होता था वो कहाँ से होता था। तो दोस्तों आज भी हम देखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश से माना जाता है। अप्रॉक्स 50 to 60% लोग अभी भी खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन दिनों ये परसेंटेज 85% के अराउंड था। 85% लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए थे। एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती को नहीं लेते हैं, हम एनिमल हस्बेंड्री को लेते हैं, हम वनों को ले सकते हैं, हम खनन वगैरह को ले सकते हैं। आप पढ़े होंगे 10th एनसीईआरटी की बुक्स में या पुरानी चीजों में कि प्राइमरी सेक्टर जो जीडीपी का काउंट होता है उसमें ढेर सारी चीजें आती हैं खेती के अलावा भी, और सबको प्राइमरी में ही रखते हैं। जिसमें नेचर का यूज करके हम प्रोडक्शन का काम करेंगे ना, उससे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो भारत का जो प्राइमरी सेक्टर था वो 85% के कवरेज पे था, ज्यादा लोग यही इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो उस समय खेती में इतने लोग जुड़े हुए थे, जनसंख्या भी आज की तुलना में बेहद कम थी। अब उसका अनुमान हम ऐसे लगा सकते हैं, जब कंट्री हमारी इंडिपेंडेंस को प्राप्त करती है, आजाद होती है, तो उस समय हमारी जनसंख्या मात्र 33 करोड़ थी, 30 to 33 करोड़, 33 करोड़ की जनसंख्या थी। तो उस समय और भी कम होगी, और एरिया काफी बड़ा था। म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे सारे देश भारत में आते थे आजादी से पहले। तो इन चीज इतना होने के बावजूद भी भारत का जो ग्रोथ रेट था वो क्यों नहीं बढ़ पा रहा था? उसके लिए दोस्तों जिम्मेदार है भारत की जो खेती में है कुछ समस्याएं थी। जो यहाँ के रेवेन्यू सिस्टम बनाया गया था वो काफी खराब था। रेवेन्यू सिस्टम में जमींदारी प्रथा चला करती थी। जमींदारी प्रथा क्या होती है कि एक बड़े व्यक्ति को उस लंबे चौड़े भूभाग का मालिक बना दिया जाता है, और उससे मौका दिया जाता है कि आप ही इन सभी लोगों को कंट्रोल करेंगे, और इंग्लिश गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको अप्रोच करेगी कि टैक्स दीजिए, आप छोटे छोटे किसानों को काम दीजिए, उन्हें खेत दीजिए, या अपने खेत में काम कराइए, उन्हें जो आप उन्हें कैसे डील करते हैं ये आपका मैटर है। एक निश्चित टाइम पे अंग्रेज के अधिकारी आपके पास आएंगे, अंग्रेज आएंगे आपके पास, और आपको उनका रिवेन्यू दे देना होगा। लेकिन यदि आप रिवेन्यू देने में असफल रहे तब आपकी जमींदारी समाप्त भी की जा सकती है, आप पे अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। तो इस डर से अपनी जमींदारी बनाए रखने के लिए जो जमींदार थे वो किसानों के हित पे कभी ध्यान नहीं देते थे, वो ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करने में लगे रहते थे। हालात कैसे भी हो, रिवेन्यू चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना, किसानों को कम लाभ पहुंचाना, तो जिससे भारत के जो सामान्य नागरिक थे उनकी दशा बदतर ही होती चली गई, वहां भी उनको कोई लाभ नहीं मिला। आगे चलने के बाद अंग्रेजों द्वारा ये देखा गया कि सिर्फ गेहूं चावल दाल उगाने से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ नहीं रहा है, अंग्रेजों का जो इंडस्ट्री है उससे लाभ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उनसे ऐसी फसलें उगवाई जिनसे ज्यादा से ज्यादा वो लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पटसन की खेती करवाई, उन्होंने कॉटन की खेती कराई, उन्होंने चाय उगवाई, चाय के साथ साथ और भी व्यापारिक जितनी फसलें होती हैं भारत में उसे उगा, नील की खेती कराई गई। नील के लिए तो बहुत कई जगह लड़ाइयां भी, कई विरोध प्रदर्शन भी किए गए। तो ऐसी फसलें वो किसानों से उगाने के लिए कहते थे जो कैश क्रॉप्स के नाम से जानी जाती हैं, नकदी फसलें। इसे आप उगाइए, हमें दीजिए, और हम जाकर उसे बनाकर चीजें आपके पास लाके बेच देंगे। तो ऐसे काम उनके द्वारा किए गए, ऐसे प्रोडक्शन उनके द्वारा कराए जाते थे। उत्पादन जो था वो सिर्फ नकदी फसलों के ही कराए जाते थे। तो जाहिर सी बात है जब कैश क्रॉप्स उगाई जाएंगी तो पैसे भी तो मिलेंगे, लेकिन इन पैसों को भी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। जो बड़े अधिकारी थे वो मनमानी ढंग से पैसे वसूला करते थे। इन फसलों के उगाने के बाद भी उन्हें कोई राजस्व की प्राप्ति बेहतर नहीं होती थी। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक था कि खेती के क्या हालात थे, देश में एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट क्या था। ज्यादा से ज्यादा लोगों के लगे होने के बाद भी एग्रीकल्चर में ऐसे मूवमेंट बनाए गए थे, ऐसा मोड़ दिया गया था देश की इकोनॉमी को कि काम कहीं से भी हो, प्रोडक्शन आपका कहीं से भी हो, ग्रोथ रेट जाएगी तो इंग्लैंड की ओर ही। ठीक है, तो अब हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास में हमने ये देखा कि जो हमारे उद्योग थे अभी उतने बड़े हालात में नहीं थे,
उनकी ज़्यादा संख्या नहीं थी, कम मात्रा में उद्योग धंधे बनाए गए थे। लेकिन इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले हो चुका था और वहाँ का उपयोग, ग्रोथ रेट उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों से उन्हें रॉ मटेरियल पहुंचाया जाता था। भारत भी उन्हीं में से एक देश बन के रह गया था। और यदि हम ये देखें कि भारत में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि भारत में शुरुआती जो कंपनियां बनाई गई थी वो कॉटन टेक्सटाइल की बनाई गई थी। कॉटन टेक्सटाइल सूती वस्त्र उद्योग के लिए शुरुआती समय में ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों के आसपास इन कंपनियों को लगाया गया था। गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे शुरुआती समय में कॉटन टेक्सटाइल की कंपनियां लगाई गई। पटसन उद्योग की शुरुआत हम मान सकते हैं विदेशियों की देन है और उससे बंगाल के आसपास पहले शुरू किया गया था, बंगाल में शुरू कराया गया था। अब उनका और अपना, जैसे इंग्लैंड का और भारत का जब हम ग्रोथ रेट कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ कंपनियां बेहद कम थी, उनके यहाँ ज्यादा थी। हमारे द्वारा जो रॉ मटेरियल उन्हें चीप सस्ते दरों पे उपलब्ध करा दिए जाते थे, उनसे उनका ग्रोथ रेट बढ़ता चला गया, पर हमारे ग्रोथ रेट पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले से डेवलप्ड हो चुके थे, उनकी प्रोडक्शन की क्वालिटी हमसे बहुत बेहतर थी, क्योंकि वो लंबे समय से उस प्रोडक्शन में हाथ आजमा रहे थे और वो परफेक्ट बन चुके थे और हमने अभी शुरू किया था। तो जो नई चीजें बनाती थी, हमारी बनाई गई चीजें उनके प्रोडक्शन से कंपीट नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से हमारा लॉस होता था। इस तरह से अंग्रेजों को जो होने वाला लाभ था वो दोहरा था। एक तो वो भारत से चीजों को भी ले जाते थे और दूसरी बनाई गई चीजों को बेच करके आप ही से रेवेन्यू और प्राप्त कर लेते थे। तो देश के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो कमजोर होते चले गए। कॉटन टेक्सटाइल और पटसन उद्योग के बाद भारत में सन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना होती है और ऐसे ही कई छोटे छोटे कई धीरे धीरे कंपनियों का बनना शुरू होता है। लेकिन यह देखा जाएगा तो ग्रोथ रेट हमारा काफी संतोषजनक तो बिल्कुल नहीं, ये कह सकते हैं कि अभी हमने शुरुआत करना शुरू किया था उन दिनों में। इस तरह से ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं, इसमें हम इसे एक बार समराइज करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमारा जो इंट्रोडक्शन ये था कि देश में उन दिनों सिचुएशन क्या थी, क्या जरूरत थी कि अब हमें रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी है, आज जिस जगह पे हमारी इकोनॉमी खड़ी है उसके लिए हमने क्या क्या देखा है, क्या सेटबैक्स रहे थे, क्या कमियां थी, कैसे हमारी इकोनॉमी को मोड़ दिया गया था, कैसे जो समस्याएं आज हम झेल रहे हैं कैसे वो जुड़ी हुई उसी से। जैसे जिन दिनों सारे टेक्सटाइल के जो वर्कर थे उनके काम बंद हो गए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोग खरीदना शुरू किए थे वो ब्रिटेन के कपड़े खरीदते थे, तो यहाँ जो बनाने वाले लोग बेरोजगार हो गए। तो ये सारी समस्याएं इसी पीरियड की देन है, कॉलोनियल पीरियड, उपनिवेशिक शासन की ही देन है। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि परिचय हमारा यही है इस लेसन का बेसिकली, कि उन दिनों हमने जो जो समस्याएं झेली उसका क्या प्रभाव हमारे समाज पे पड़ा, किन वजहों से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म करने शुरू किए थे। दूसरा हम ये देखेंगे कि लो डेवलपमेंट हमारा कम हुआ, तो मैंने रीजन बता दिया आपको क्यों डेवलपमेंट काफी लो हो गया था, क्योंकि हम यहाँ से चीजों को भेजते थे, बनाते नहीं थे, करते नहीं थे कुछ। यदि आप सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे और उस एक्सपोर्ट का भी आपको पैसा ना मिलेगा तो डेफिनेटली आपको लॉस ही होगा। अगला पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में हम अगर देखें तो खेती हमारी ज्यादा विकसित नहीं थी, क्योंकि ज्यादा लोग लगे होने के बाद भी लोग इंडिविजुअल खेती नहीं करते थे, एक एक आदमी खेती नहीं करता था, जमींदारों के अंतर्गत खेती करता था। तो लोगों की जो उत्पादन क्षमता थी वो बहुत जीरो थी, कम के बराबर, बहुत कम हुआ करती थी। जमींदार अपने कुर्सी को बचाए रखने के लिए, अपने पावर को बचाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू वसूल के अंग्रेजों तक पहुंचा देते थे, ताकि उनकी जमींदारी बनी रहे, उनका सोशल ऑर्डर ऊंचा रहे। इस वजह से दूसरी चीजें, उस समय टेक्नोलॉजी भी देश में उतनी नहीं थी कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे HYB सीड्स लाए जाएं, अच्छी खाद लाए जाएं, अच्छे इरिगेशन की सुविधा लाई जाए, ताकि हम अपनी खेती को और उन्नत बना सकें। इन चीजों के अभाव के वजह से भी हमारा खेती का जो क्षेत्र था वो पिछड़ा हुआ था। लास्ट हमारा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, आज का टॉपिक, जिसमें हम ये जानेंगे कि उद्योग धंधे बहुत कम थे। शुरुआती उद्योग धंधे जो कॉटन टेक्सटाइल के थे वो महाराष्ट्र और गुजरात के तट के क्षेत्रों पे बनाए गए थे, क्योंकि इसके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और टाटा स्टील फैक्ट्री की स्थापना हुई थी सन 1907 में। पटसन के उद्योग धंधों की शुरुआत की गई थी। दोस्तों ये रहा हमारा आज का इतना टॉपिक। इसके आगे के कुछ बिंदु जो हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करते रहें।